वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि एलटी और लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है, तो लेक्चरर की पेडागोगी का हम फर्स्ट टॉपिक आज कवर कर रहे हैं, जो कि है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948 से 49 तक चला और राधा कृष्णन मिशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, एम क्या थे। तो एम ऑफ द कमीशन जो थे कि सबसे पहले इंडियन हमारा जो एजुकेशन थी, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एजुकेशन थी स्पेशली, उसके लिए वो लोग चाह रहे थे कि कुछ इम्प्रूवमेंट और कुछ इसको कैसे तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कैसे तरीके से क्यूरियस माइंड्स को एक साथ लाया जा सकता है, कैसे हमारी जो हायर लेवल पे शिक्षा चल रही है उसे सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में जो डिज़ायरेबल चेंजेस लाने ज़रूरी हैं उसके लिए बनाया गया। और ये जो डिसीज़न था वो ये भी देखा गया इसमें कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, साइंटिफिक, टेक्निकल और अदर तरीके के जो लोग हैं वो किस तरीके से हमारे देश में अपना इनपुट दे सकते हैं, उसके लिए इसे लाया गया। तो ये इसका एम था बेसिकली। नाउ फीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को नाम के बाद 1948 to 49 लिखा है, तो पता चल ही रहा है कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ था जस्ट उसके बाद बना था ये। तो 1948 to 49 में ये तैयार हुआ था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद पहला एजुकेशन कमीशन था। तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का। और ये रिकमेंड जो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए था, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए था। और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने कैब और IUB की जो रिकमेंड थी उसके बेसिस पे ये कमीशन 1948 नवंबर से चालू किया और राधा कृष्णन जी इसके चेयरमैन थे। इसीलिए इसका नाम राधा कृष्ण कमीशन भी है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये जो कमीशन था इसमें 10 लोग थे। और ये जो रिपोर्ट थी, क्योंकि ये रिपोर्ट सबमिट 1949 में की गई थी, इसलिए ये 1948 to 1949 बोली जाती है। जबकि ये जो कमीशन है इसकी जब रिपोर्ट आई इसमें 2 वॉल्यूम्स हैं। तो पहला जो वॉल्यूम है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बुक्स आती है तो बुक्स के भी 2 वॉल्यूम होते हैं, तो इसी तरीके से 2 वॉल्यूम करके रिपोर्ट आई। पहला जो वॉल्यूम था उसमें रिकमेंडेशंस थी कि क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसे कैसे किए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा ग्राउंड लेवल पे अपना एक सर्वे किया होगा कि जैसे उन्होंने क्या किया था, 600 लोगों को लगभग एक क्वेश्चनेयर दिया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमी है और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। और सेकेंड वॉल्यूम जो था उसमें डेटा था जो कि स्टडी के लिए यूज़ किया जा सकता था। नाउ मेथड ऑफ स्टडी क्या बताया इन्होंने। तो कमीशन ने कहा कि अगर आप एक्सटेंसिवली देखा जाए, आपको जो एजुकेशन है उसको, हायर एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हायर एजुकेशन में आ रही थी, तो किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं और किन किन चीज़ों की कमी है जो हमें लागू करनी पड़ेंगी, इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो उन्होंने क्या क्या किया, ये जैसे कि मैं आप लोगों को अभी भी बता चुकी हूँ कि 600 लोगों को उन्होंने क्या करा, भेजा। और उन्होंने बेसिकली 600 लोगों को भेजा कि फील्ड ऑफ एजुकेशन में आप लोगों ने क्या किया, जनरली रिसर्च किया और क्वेश्चनेयर्स दी गई लोगों को, उसके थ्रू भी पता लगाया गया। फिर इन्होंने क्या किया, इंटरव्यू किया एडमिनिस्ट्रेटर्स का और ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से या एडमिनिस्ट्रेशन से बच्चे जो जुड़े हुए थे उनका इंटरव्यू लिया गया, जिसके थ्रू भी पता चल सका बहुत सारी चीज़ें। और अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1948 में उन्होंने क्या करी, सबमिट की। अब लगभग 1949 ही इसको पूरा लग गया, पूरा ग्राउंड लेवल पर उतरने पर सारा सर्वे के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं कि एम्स क्या थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो अब इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद अगर कोई सिटीज़न बन रहा है तो वो नेशनल लेवल पे क्या करे, रिस्पॉन्सिबल तो एटलीस्ट हो अलग अलग फील्ड के लिए। फिर एक हाई स्टैंडर्ड जो है, चाहे वो वोकेशनलाइजेशन पे हो चाहे प्रोफेशनली हो, मैंडेट हो पाए। फिर अगर आपका जो कल्चर है हमारी कंट्री का और जो हमारी सिविलाइजेशन है वो बच पाए, प्रिजर्व रह पाए। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें कि हमारे देश का ग्रोथ करने में क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। फिर उन्होंने देखा कि खाली बच्चों को, उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि ये रट्टा मारू जो एजुकेशन है इस पे हमें तो ध्यान नहीं देना है। तो हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो क्या कर सके अलग अलग वेरियस फील्ड्स में, इसमें बहुत सारे फील्ड, साइंटिफिक फील्ड, मेडिकल फील्ड, इन सारी चीज़ में, एग्रीकल्चर में जो काम कर सके। तो ऐसे ब्रेन्स को भी उन्होंने आने का मौका दिया। फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्वायर ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज, हर तरीके की नॉलेज को क्या किया जाना चाहिए, एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। फिर मॉरल वैल्यूज़ बच्चों में कैसे डेवलप की जाए, इस पे काम किया। स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनलिज्म इन दी स्टूडेंट्स, और जो आपस में हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बच्चों का क्या हो वो थोड़ा अवेयर रहें और आपसी प्रेम सही रहे। फिर इन्होंने पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन इंडस्ट्री और कॉमर्स, इनके लिए लीडरशिप की भावना बच्चों में जागरूक हो, इस पे भी इन्होंने काम किया। फिर
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए काम किया। एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल एडवेंचर्स, देखिए आध्यात्म से भी बच्चा जुड़ सके, इस पर भी इन्होंने काम किया। फिर हाउ टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस एंड इज टू हेल्प डेवलप न्यू ओरिजिनल आइडियाज़ इन ऑर्डर टू मेक द सोसाइटी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, नए नए माइंड्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो आइडियाज़ को एक्सप्लोर करके सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में क्या कर सके, मदद कर सके। एंड लास्ट टॉपिक, द यूनिवर्सिटी हैज़ टू मेक द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग एंड इट हैज़ टू डेवलप द स्पिरिट इन स्टूडेंट्स। मतलब जो हमारा देश जब आज़ाद हो गया था तो उसके विचार को भी क्या करना, मजबूत बनाना, और सोशल जस्टिस को भी ध्यान में देना। देखिए पढ़ा लिखा समाज होगा, अगर एक पढ़ा लिखा, देखिए अंतर क्या आता है, पढ़ी लिखी सोसाइटी होगी तो उसको बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे से वो हैंडल कर पाएगी। तो इस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम हो पाए, इस पर काम किया गया। नेक्स्ट, टीचिंग स्टाफ। तो क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ टीचर्स। अब इस चीज़ पे भी ध्यान दिया गया कि क्वालिटी ऑफ जो स्टाफ टीचर, देखिए जो पढ़ाने वाला है अगर वो ही सस्टेन नहीं होगा तो अच्छा कैसे पढ़ाएगा, तो इस पर भी ध्यान दिया गया कि क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो डिपेंड करती है टीचर से भी। तो देखिए इसने बहुत बड़ा एक काम किया कि टीचर्स की छुट्टियाँ कितनी मिलनी चाहिए, टीचर्स को कितने वर्किंग डेज होने चाहिए, इन सारी चीज़ों पर भी काम किया। अब देखिए 4 कैटेगरीज दी इन्होंने यूनिवर्सिटी के टीचर्स की। कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, रीडर्स हो सकते हैं, लेक्चरर्स हो सकते हैं और इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। पे स्केल और सर्विस कंडीशन भी उनकी क्या गई, सुधारी गई। और एक और चीज़ देखिए कि टीचर, अगर कोई टीचर है, देखिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो आगे पढ़ने का चाहते हैं, तो टीचर आगे को हायर स्टडीज़ भी कर सकता है, इसके लिए उसे छुट्टियां प्रोवाइड करने का प्रावधान भी इसी के तहत आया। इसके बाद प्रमोशन जो होगा मेरिट बेस्ड होगा, इसके बारे में इन्होंने बात करी। और एज ऑफ रिटायरमेंट शुड बी 60 फॉर प्रोफेसर्स 64 ईयर्स। देखिए रिटायरमेंट की जो एज होगी किसके लिए, आपके जो रीडर्स हैं, लेक्चरर्स हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं, इनके लिए 60 होगी, प्रोफेसर्स के लिए कितनी हो जाएगी, 64 ईयर्स हो जाएगी। तो इसके बारे में बात किया गया इसमें। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड वर्किंग डेज की, जो कोर्स होगा कितने साल तक का होना चाहिए। जैसे आप लोगों को अभी भी आजकल जो हमारी जनरली ग्रेजुएशन होती है वो 3 साल की होती है, और पीजी जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो 2 साल की होती है। तो ये कितने साल का होना चाहिए, इसके बारे में भी इसमें बात की गई कि कोर्स कितने साल का होना चाहिए। तो एडमिशन जो है यूनिवर्सिटीज में शुड बी आफ्टर इंटरमीडिएट जो है 11 ईयर्स ऑफ स्कूल कोर्स। तो उन्होंने क्या कहा कि 11 ईयर का क्या है, हमारा स्कूल कोर्स है। फर्स्ट डिग्री जो है आपकी है वो 3 ईयर्स के बाद मिलनी चाहिए कॉलेज में, जैसा कि अभी होता है। द वर्किंग डेज इन कॉलेज शुड बी 180 डेज। देखिए एग्जामिनेशन को हटा के 180 दिन तो वर्किंग डेज होने ही चाहिए इस कॉलेज में। और एक और चीज़ इन्होंने बताई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं यूनिवर्सिटी में वो कितने हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में भी मेंशन की गई थी बात। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होना चाहिए, 500। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, 3000। ठीक है। और ये कितनी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस अफिलिएट किए गए, 1500। इसके बाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है पीएचडी स्कॉलर जो होते हैं उन्हें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो ये सारी मतलब ये जो स्कीम्स हैं किसके द्वारा आई गई, ये भी इन्होंने ही राधा कृष्ण मिशन के थ्रू ही आई हैं कि जो पीएचडी हैं वाले हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसमें बहुत सारी जो अलग अलग तरीके की डिग्रीज़ हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो सके, बेहतर लेवल की हो सके, उसके लिए काम किया गया। और एजुकेशन के फील्ड में लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप क्या करी गई, लाई गई। जो एडमिशन प्रोसीजर है हमारा पीएचडी के लिए एनरोल करने का, वो भी और ऑल ओवर इंडिया में हमारे क्या हो सके, इंडिया बेस पे हमारा लागू हो सके, इस पे भी इसमें काम किया गया। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में। देखिए इसका मेन मोटिव तो यही था ना, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, इसी पे तो ध्यान दे रहे थे। क्योंकि अब देखिए अगर जो पढ़ेगा तभी तो, कोई अगर पढ़ेगा तो तभी तो आगे जाके वो अपना इनपुट देगा कंट्री में, और कंट्री को भी फायदा होगा और उसकी भी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और वो डेवलप भी होगा। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने क्या किया, प्रोफेशनल एजुकेशन को 5 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया भी था अभी, वो मेन कौन थी। देखिए एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में बात की गई एक, दूसरा बात किया गया कॉमर्शियल एजुकेशन, तीसरा बात किया गया इंजीनियरिंग, अगला टेक्नोलॉजी, और लास्ट है लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन। इन सारी एजुकेशन पे बात की गई। क्यों, क्योंकि खुद देखिए एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही नहीं होगी तो इंसान खाएगा क्या। अब एग्रीकल्चरल का मतलब खाली खेती वगैरह से ही नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स इसमें देखे जाते हैं।
बहुत सारी ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है, इन सबको ध्यान में रखते हुए। कमर्शियल एजुकेशन के बारे में पता होगा तो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह जो बनते हैं, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी जो अलग जगह पे यूज़ हो रही है, बड़ी बड़ी जगहों पे खाना बनाने के जो नए नए बर्तन हैं, कुछ भी तरीके का जो नई टेक्नोलॉजी से वो हो रहा है, वो इंजीनियर्स कर पाएंगे। और लीगल एजुकेशन, देखिए एजुकेशन के बारे में, लॉज, इन सब के बारे में भी सबको पता होना चाहिए। और मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि अगर मेडिकल एजुकेशन तो आपको पता ही है, तो इसलिए इन मेन चीज़ों पे फोकस किया गया। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, देखिए तो हमको ये पहले से पता है कि रीजनल लैंग्वेज तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें देखिए हिंदी के बारे में तो एक कहा ही गया, रीजनल लैंग्वेज तो आपके पास थी, लेकिन इंग्लिश पे भी जोर दिया गया है। कमीशन ने क्या 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 कहा कि देखिए आपकी जो हिंदी है वो तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ही है, एज वेल एज सब्जेक्ट के लिए हिंदी के साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, इंग्लिश भी हो। इसके बारे में भी बात की गई कि जो आपके इंग्लिश है वो हायर स्कूल्स पे क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली भी, ताकि आप क्या कर सके, बात कर सके। और ये आप लोग देखते भी होंगे अभी यूनिवर्सिटीज़ में जो भी लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मोस्टली इंग्लिश में क्या होती है, आप पेपर्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे BSc वगैरह अगर आप करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें तो इंग्लिश में आपकी होती है। ये यहीं से लागू हुआ। इसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में क्या कहा, तो टीचर्स क्या होना चाहिए, इवेल्युएट करते रहना चाहिए उसको, अपने स्टूडेंट को लगातार। इसके बाद जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कैसे होने चाहिए एग्जामिनेशन के, वो रिलायबल होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा के दे दिया, विश्वसनीय एटलीस्ट वो होना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में बात करी। और ऐसे टाइप क्वेश्चंस वुड बी सप्लीमेंटेड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हटा के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए, 4 ऑप्शन वाले जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं। और ओरल एग्जामिनेशन यूज़ करने के लिए कहा गया। इंटरनल असेसमेंट कहा गया, आप लोग देखते होंगे कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट होता है इन जनरल। और ये जो सिस्टम था ग्रेस मार्क का, इसे भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद वुमेन एजुकेशन पे क्या बात करी, तो कमीशन ने कहा कि वुमेन एजुकेशन भी क्या होनी चाहिए, वुमेन को एडिक्वेट फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और कंडक्टिव एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो सके। तभी आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, बहुत पुराने ज़माने को उठा के देखेंगे तो वुमेन एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज देखिए तो काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि अब उनको अब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सबको इक्वली क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये वुमेन का भी एक बेस्ट मतलब बेहतर पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया, ये भी इनकी मेरिट लिस्ट में आ सकता है। एक है रूरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्होंने क्या कहा। जैसे कि आप लोगों को पता है 2 तरीके की हम जनरली बात करते हैं, तो अर्बन की और रूरल की। तो रूरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी इन्होंने बात करी कि जो कमीशन है उसने जोर दिया कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ भी होने चाहिए रूरल कॉलेजेस में, ताकि वहाँ की जो नीड्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल फॉर्म में हो, उसको क्या किया जा सके, रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके। इसके बाद UGC, इसके तहत कुछ बात हुई क्या, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC का फुल फॉर्म है, शुड बी अपॉइंटेड टू सुपरवाइज। तो UGC को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, ताकि सुपरवाइज कर सके, वो ध्यान दे सके कि जो फंड्स वगैरह अलोकेट करने होते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी, U फॉर यूनिवर्सिटी, G फॉर ग्रांट। ग्रांट मतलब ये जो फंड वगैरह की जो मदद करना होता है ना, ये यहीं से होता है। ये सारी जो एड्स होते हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। तो ये बनाया गया ऑल ओवर इंडिया में। इसके बाद इस पर कुछ पॉइंट्स और मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो मेन काम के हैं। इसकी जो रिपोर्ट थी वो 700 पेज की थी, 18 चैप्टर थे, और हिस्टोरिकल रेस्ट्रोस्पेक्ट के बारे में बताता है। एम ऑफ एजुकेशन इसने डिफाइन किया। टीचिंग स्टाफ के बारे में इसने बताया कि टीचिंग जो हमारा टीचिंग का स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए, या टीचर्स को कितने दिन का वर्किंग डेज होना चाहिए, या उनको लीव मिलनी चाहिए, या क्या होना चाहिए, इस तरीके की बात करी गई। रिलीजियस एजुकेशन के तहत देखा जाए तो सेक्युलरिज्म के बारे में इन्होंने बात किया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था आप लोगों को पता है, रिलीजियस लैंग्वेज तो है ही है, हिंदी भी है, लेकिन साथ साथ इंग्लिश को भी इंक्लूड किया गया। और एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो, उसमें ओरल हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हो, इस पर बात की गई। और वीमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल और सेंट्रल बॉडी के बारे में बात करें तो वो UGC के बारे में बात करी। और इनके टाइम पर को जो हमारी जिन मेन यूनिवर्सिटीज़ जो सबसे पहले इन्होंने काम किया वो थी बनारस, अलीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ 20 अदर यूनिवर्सिटीज़ भी थी जिस पे इन्होंने काम किया। और ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इसी तरीके से हम हो सके तो जल्दी से जल्दी इसका पेडागोजी का जो पूरा सेक्शन है लेक्चरर का एज वेल एज एलटी का कवर कराने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।